स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब मैं लाया हूँ कुरिंद डायनेस्टी यानी कि शासन का आपका पार्ट टू। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप पार्ट वन को एक बार देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर से हम लोग बुक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि हमने पार्ट वन में लिए थे। तो अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पढ़ें मेरे साथ साथ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुरिंदों के राज्य का मुख्यालय यानी कि जो उनका क्या थी, जो कैपिटल थी, वो क्या रही थी, परिवर्तनशील रही थी। यानी कि कभी एक जगह रखी गई, कभी दूसरी जगह रखी गई। इसके कई कारण हो सकते हैं। देन उसके बाद 5वीं सदी से तीसरी सदी ईसा पूर्व तक कालकूट कुरिंदो जनपद की राजधानी रही। ठीक है, यानी कि पहला एक पॉइंट आपका आ सकता है कि कब से कब तक आपकी जो कालकूट थी, काल, ठीक है, कालकूट, कालकूट जो है, या कालकूट KUT भी कर सकते हैं, कब तक आपकी कुरिंदो की राजधानी रही, तो आपकी 5वीं से तीसरी सदी तक। ठीक है, 5वीं से तीसरी, ये हम मान के चलते हैं क्योंकि एविडेंस जितने हमको मिले हैं। उसके अगर देखें, अशोक की मृत्यु के बाद कुरिंद जनपद का मुख्यालय कालकूट के स्थान पर दक्षिण की ओर, ठीक है, सुगंध नमक स्थान पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, तो नई कैपिटल जो है वो कालकूट से इधर पहुंच गई। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं भाई किसकी मृत्यु के बाद ऐसा हुआ, तो अशोक की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ। जब उसके बाद कुरिंदो से पूर्व उत्तराखंड के पर्वतीय आंचल में कई अन्य जातियों का शासन भी स्थापित हुआ। यानी कि हिस्टोरिकल ये था कि कुरिंद जब यहाँ उत्तराखंड में आए थे, तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में सिर्फ कुरिंदी थे, उसके पहले कोई नहीं था। उसके पहले भी यहाँ पर क्या थे, कई आपके जो जातियां थी, जो ट्राइबल पीपल थे, जैसे कि किरात यहाँ पर थे, खश यहाँ पर थे, तगण यहाँ पर थे, और परतगण यहाँ पर थे। ठीक है, अम्बसष्ट यहाँ पर थे। यानी कि इनके भी हमको क्या मिलते हैं बच्चों, कुरिंदों के साथ साथ कुछ ना कुछ कई जगहों पर क्या मिलते हैं हमको, एविडेंसेस जो हैं वो हमको मिलते हैं। देन द्रोण पर्व यानी कि महाभारत में एक स्थान पर इन सभी जातियों का उल्लेख मिलता है। ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये द्रोण पर्व में इन सभी जातियों का हमको उल्लेख मिलता है। तो ये बात प्रूव हो जाती है कि कुरिंदों से पहले ये सभी जातियां उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर क्या करती होंगी, निवास करती होंगी, रहती होंगी। कुरिंद में केवल कुरिंद ही नहीं निवास करते थे, वही बात दोबारा रिपीट की है राइटर ने, खश, तड़गड़, परतड़ आदि लोग भी निवास करते। ठीक है, तो इसी चीज को दोबारा यहाँ पर रिपीट किया गया है। देन महाभारत में भी कुरिंदों को द्विज कहा गया है। तो एक ये क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है कि इन बताओ कि इन चारों में से द्विज किसे कहा गया है। इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग आप लोग अलग किस्म की बनाएंगे, तो आप टिक करके आएंगे भाई महाभारत में जो है इनको क्या कहा गया है, आपका द्विज इनको कहा गया है। ठीक है, देन अगर आप आगे देखें, कुरिंद आर्य जाति से संबंधित रहे होंगे। ये भी माना जाता है कि कुरिंदों का जो संबंध है, ठीक है, एक और पॉइंट, कि किनसे रहा होगा, आर्यन से रहा होगा। ठीक है, कि क्या हम माने कि कुरिंदी क्या बाहर से आए थे, तो अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो हम मान सकते हैं कि ये बाहर से आपके आए रहे होंगे। ठीक है, जब यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है भाई जाति का संबंध आर्यन से या आर्य से रहा होगा। फिर अगला देखें, कुरिंदों का उत्तराखंड की भूमि में अस्तित्व महाभारत काल के प्रारंभ संभवतः 1000 ईसा पूर्व यानी कि 1000 BC से 900 BC तक रहा होगा। इससे दूसरी तीसरी शताब्दी तक यानी कि AD तक रहा होगा। कुरिंदों के शासनकाल को 3 काल क्रमों में बांटा गया, यानी कि इनके जो शासनकाल है कुरिंदों के उत्तराखंड में 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला आपका पीरियड है वो माना जाता है महाभारत काल से माना जाता है, यानी कि 5वीं 6वीं BC से। ठीक है, फिफ्थ जो हो गया आपका, फिफ्थ और सिक्स BC का आपको मान के चलना है, पहला आपका जो उनका पीरियड रहा होगा इस काल में। इसलिए हमें महाभारत में पर्याप्त सूचनाएं मिलती हैं कि महाभारत में सुबाहु, मैंने जैसे पार्ट वन में आपको बताया था लेक्चर में कि सुबाहु नामक एक कुरिंद किंग का डिस्क्रिप्शन जो है वो महाभारत में मिलता है, और पता चलता है कि जो सुबाहु था वो कुरिंद का राजा हुआ करता था, कुरिन जाति से भी संबंधित था। सुबाहु ने पांडवों के पक्ष में महाभारत में युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और उसने पांडवों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। यानी कि शुरू में जो था आपका सुबाहु वो इंडिपेंडेंट था, बट बाद में आप कह सकते हो कि पांडवों की जो डोमिनेंसी होगी वो इसने स्वीकार कर ली थी। फिर सेकंड जो पीरियड है वो आपका क्या माना जाता है, सेकंड पीरियड 5 to 6 BC से लेकर दूसरी तीसरी BC तक।
यानी कि सेकेंड पीरियड इनका हम मानेंगे 5 to 6 BC से शुरू करते हुए आपका 2 से तीसरी BC तक, ये सेकेंड पीरियड इनका मानेंगे हम लोग। और बच्चों इसी दौरान क्या कहा गया है कि महावीर और बुद्ध जैसे जो आपके वो थे धर्म थे, उनका क्या रहा, प्रधान धर्मों की स्थापना की गई। आपको याद होगा 5, 6, 16 महाजनपद, ये सब आप लोगों ने जीएस का जो नेशनल जो जीएस है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें, जो आगे बढ़ते हैं, कि कुड़िन जनपद अपने सौंदर्य में सफल रहा। पाणिनि ने इसे प्रसिद्ध अष्टाध्यायी में भी किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई पाणिनि भी इस बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद तीसरा जो और अंतिम काल कुड़िंदों का माना जाता है, जो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वो आपको ध्यान रखना है दूसरी एवं तीसरी BC से लेकर दूसरी एवं तीसरी AD तक। यानी कि यहाँ पे हम शुरू करेंगे 2 से लेकर 3 BC से लेकर 2 से लेकर 3 AD तक, ठीक है। तो 4 आपके कुड़िंदों के काल आपको ध्यान में रखने हैं। देन कुड़िंद शासकों द्वारा मुद्राएं जारी करना दर्शाता है कि वे एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा थे, ठीक है भाई। अगर कोई भी किंग जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, आपके कॉइन्स रिलीज कर रहा है अपने नाम के, तो हम ये मानते थे हिस्ट्री में कि वो इंडिपेंडेंट रहा होगा, जो इसमें ये बात बोली गई है। कुड़िन जनपद की राजधानी शत्रुघ्न नगर थी, जो कालांतर में बेहट या आपकी कहीं और चली गई, ठीक है। तो पहले शत्रुघ्न और बाद में बेहट, ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों किसकी राजधानियां रही थी एक समय में, कुड़िन की राजधानियां रही थी। देन मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल के बाद कुड़िन से संबंधित अनेक पुरातात्विक सामग्री मिली है। कई हमको क्या मिली है बच्चों, आफ्टर द मौर्यन आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें जैसे कि स्क्रिप्ट हैं और कॉइन्स हैं, और कुड़िन शासकों के नाम एवं उपाधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्हीं जो आपके कॉइन्स, मैंने पहले भी पार्ट 1 में बोला था, और जो आपके क्या मिली है, आपकी हमें जो स्क्रिप्ट मिली है, उससे हमें पता चलता है कि भाई इन्होंने, इनके क्या रहे होंगे, इनके किंग्स के नाम क्या रहे होंगे, और किंग्स ने जो आपके टाइटल्स हैं वो कौन कौन से आपके अडॉप्ट किए होंगे। कुड़िंदों की प्रारंभिक मुद्राओं में किसी शासक का नाम नहीं मिलता, बल्कि मात्र कुड़िंद ही मिलता है। तो ये एक है कि हो सकता है कि शुरू में इसलिए कॉइन्स में नाम नहीं मिला क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे होंगे, वो किसी के क्या रहे होंगे, राजा के अंडर में रहे होंगे, और बाद में मिड में और लास्ट में कुड़िन क्या रहे होंगे, इंडिपेंडेंट रहे होंगे, इसलिए हमें नाम जो है उनका इतना नहीं मिलता है। फिर ये जो एक कुड़िंदों की जो लिस्ट हमको मिलती है राजाओं की, जैसे कि विषदेव, अग्रराज, धनभूति सेकंड, बलभूति, अमोघभूति, भग, मगभत, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, छत्रेश्वर, भानु, रावण, इसमें जो सबसे ज्यादा माना जाता है शक्तिशाली, वो अमोघभूति माना जाता है। ये सारे के सारे बच्चों क्या है, आपके लिस्ट ऑफ कुड़िन किंग्स हैं, जो कि अलग अलग सोर्सेज से क्या किए गए हैं, आपके बनाए गए। फिर देखो और क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त कुछ कुड़िन मुद्राओं में कादस्य भी उत्कीर्ण है। तो ये आपसे एक MCQ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से किस राजवंश के राजाओं के लिए या मुद्राओं पर आपके कादस्य उत्कीर्ण है, तो आपने कुड़िन टिक करना है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक मुद्राएं हमें अमोघभूति नामक शासक की मिलती है, इसलिए हमने डिस्कस करते हैं कि इन सारे कुड़िन राजाओं में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली, द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव किंग कौन रहा होगा, आपका अमोघभूति उत्तराखंड में रहा होगा। ये मुद्राएं जो है रजत और ताम्र दोनों धातु में मिलती है, ठीक है। और अन्य शासकों की मुद्राएं जो है वो ताम्र धातु में मिलती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपके कुड़िंद में किस शासक की मुद्राएं दो अलग अलग आपके एलिमेंट्स में मिलती हैं, तो कुड़िंद अमोघभूति की जो है 2 एलिमेंट्स में आपकी मिलती हैं, बाकी सबकी जो है वो ताम्र धातु मिलती है, ठीक है। अमोघभूति की मुद्राएं खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में लिखी गई थी, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई उसकी जो है दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इसमें यूज की गई थी। उसके बाद अमोघभूति को क्या सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। अमोघभूति एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी मुद्राओं में उसको महाराजा की उपाधि मिली, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमोघभूति के आगे ही जो है, या उसके कॉइन्स में ही उसके आगे, नाम के आगे क्या मिला है, लिखा हुआ महाराजा, महाराजा मिला है। अब ये इस बात का प्रूफ करता है कि शायद अमोघभूति ही वो मेन किंग रहा होगा जिसने लगभग आधे से ज्यादा उत्तराखंड पर क्या किया होगा, शासन किया होगा, ठीक है।
इसीलिए शायद ये महाराजा शब्द जो है वो हमें मिलता है। और ये कहाँ पढ़ा, मुद्राओं में अमोघ भूति के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, राज कुड़िंदस्य अमोघ भूतस्य महाराजस्य उत्कीर्ण किया गया है। फिर अमोघ भूति के समकालीन जो गणराज्य रहेंगे वो औदुंबर रहा है, योग्या रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके काल में कुड़िंद, औदुंबर और योग्या राज्य रहे थे। ठीक है, ये कुड़िंद दूसरे वाले कुड़िंद है आपके। उसके बाद अमोघ भूति के बाद कुड़िंद शासन का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये भी हमको एक प्रूफ मिलता है कि भाई जैसे कि हमने पढ़ा था ना, अगर आपने नेशनल लेवल का पढ़ा हो कि एग्जाम्पल अगर हम मुगल्स का लें तो मुगल्स में जैसे ही आपका औरंगजेब मरा 1707 में, मुगलों का क्या हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। तो शायद इसका भी आप मान के चलिए कि कुड़िंद शासन में अमोघ भूति ही सबसे ज्यादा पावरफुल किंग था, जिसने पूरे कुड़िंद शासन को यूनाइट करके रखा था। उसके मरने के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया और अनेक भागों में शक कुषाण के ने अधिकार करना शुरू कर दिया। यानी कि कुड़िंदों के बाद आपको ध्यान रखना है कि अनेक भागों में जो थे आपके क्या आ गए, शक आ गए, और साथ ही साथ शकों के साथ साथ आपके क्या आ गए, कुषाण लोगों ने भी उत्तराखंड के कई पार्टों में क्या करना, कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर अगला जो ये आता है अक्सर कुड़िंद मुद्राओं से आता है क्वेश्चन, यानी कि कुड़िंद आपके क्या हो गया, कॉइन से आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को हमने स्टडी की है। तो मुद्राओं के द्वारा तत्कालीन हमें क्या क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस, ये पहले भी पार्ट 1 में बताया था कि इससे हमको जानकारी मिलती है। कुड़िंद काल का इतिहास जानने में कुड़िंद कालीन मुद्राओं की अहम भूमिका रही है। और ये मुद्राएं रजत और ताम्र, जैसे पहले बताया था, रही हैं। और इन पे खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और कुड़िंद मुद्राएं यानी कुड़िंद कॉइन्स जो हमको मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हमें अल्मोड़ा से मिले हैं, देहरादून से मिले हैं, भेड़ा गांव आदि जगहों से मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें ये बहुत अचंभित बात है कि कुछ कुड़िंद कॉइन्स हमें लुधियाना के समीप सुनैत, करनाल, बहेट से मिले। यानी कि आप मान सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे शायद कुड़िंद कॉइन्स का यहाँ पर यूज किया जाता था, यानी कि ये इलाके इनके अंदर में आते होंगे। अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं उसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। और इनकी जो मुद्राएं हैं उनमें ये आपके जो लेख हैं वो कुछ मिले, खैर इसके उतना डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। फिर बात करें कि कुड़िंद मुद्राओं को यानी कुड़िंद कॉइन्स को जो है, ठीक है, वो मोटा मोटा दो भाग में बांटा गया है। एक आपकी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे प्रारंभिक मुद्राएं, यानी कि इनिशियल जो आपकी कॉइन्स थे, ठीक है, इनिशियल कॉइन्स आपके हो गए। और सेकंड आपके परवर्ती मुद्राएं यानी कि परवर्ती कॉइन्स। ठीक, तो प्रारंभिक मुद्राओं के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है कि इनिशियल जो कॉइन्स थे प्रारंभिक मुद्रा में किसी शासक का नाम होती नहीं, जैसे कि मैंने अभी पहले की स्लाइड में बोला था कि कुड़िंद शासक, शायद जो कुड़िंद किंग थे वो इनिशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, किसी के अंडर में रहे होंगे। इसी वजह से जो वो कॉइन पब्लिश करते थे उसमें अपना नाम नहीं लिखते थे। तो मात्र कुड़िंद उत्कीर्ण है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रारंभ में कुड़िंद जनपद एक गणराज्य हुआ करता था। इन मुद्राओं की लिपि ब्राह्मी थी। वही बात को बार बार रिपीट किया गया है, कदस्य शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो अगला जो नया पॉइंट है वो यहाँ से है कि इन कॉइन्स के जो फ्रंट पार्ट था, मान लीजिए ये कॉइन है, इसका ये क्या है, आपका फ्रंट पार्ट है, और इसका इधर वाला जो है वो आपका बैक पार्ट है। ठीक है, फ्रंट और बैक। तो उसमें बोधि वृक्ष, त्रिरत्न मिलता है, और पीछे के भाग में सूर्य की किरणें उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कुड़िंद के जो कॉइन्स हैं उसमें क्या क्या पिक्चर्स आपको दिखती हैं। तो बोधि वृक्ष हो गया, त्रिरत्न हो गया, और पिछले भाग में सूर्य की किरणें, सन रेज आपकी। ठीक है, पिछले भाग में क्या हो गई आपकी, सन रेज जो है वो पब्लिश है। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ है पर्वती मुद्राएं, ठीक है, जो बाद में शुरू हुई, कि उस उन कॉइन्स पर खरोष्टी और ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ध्यान रखना कौन सी स्क्रिप्ट, खरोष्टी और ब्राह्मी। ये रजत और ताम मुद्राएं हैं। ये कुड़िन शासन के जो हाइप था उसको दिखाती है, क्योंकि इसमें कुड़िन राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, और ये जो आपके कॉइन्स है जो सेकेंड टाइप के आए थे पर्वती कॉइन्स, इनको तीन में जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। तो वो तीन टाइप कौन से हैं, जो पहला आपको दिख रहा है कौन सा लिखा हुआ है, आपका अमोघ भूति टाइप। ठीक है, अमोघ भूति टाइप, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा जो है आपका अल्मोड़ा टाइप है आपका, और थर्ड आपका चत्रेश्वर टाइप है। ठीक है, तो एक जगह आप लोग लिख लो अगर देख रहे हो उस समय। तो पहला आपका अमोघ भूति टाइप, दूसरा आपका अल्मोड़ा टाइप, और तीसरा आपका चत्रेश्वर टाइप। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग अमोघ भूति टाइप को देखें तो
ये जो अमुक भूति थी, एजुअल है कि अमुक भूति द्वारा जारी की गई थी। ये मुद्राएं रजत और ताम्र एलिमेंट से, मेटल से बनी थी। इसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में क्या स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। और इन मुद्राओं में रज कुरिंदस अमुक भूति महाराजस से लिखा हुआ है, जिसमें पहले बता चुका था। फिर उसमें क्या लिखा हुआ है कि अमुक भूति की जो रजत की आपकी जो मुद्राएं थी, ये 31 से 38 ग्रेन वजन की हुआ करती थी। और जो ताम्र मुद्राएं थी 9.5 से 252 ग्रेन तक की होती थी। यानी कि जो ताम्र मुद्राएं थी या ताम्र कॉइन्स थे वो ज्यादा भारी हुआ करते थे। फिर इन कॉइन्स पर क्या था, चित्र अगर देखें तो नारी, मिग्र, स्वास्तिक, बौद्ध, ठीक है, चक्र, नाग, चैत्य, वेदिका, नंदी, लहरदार रेखाओं को अंकित, यानी कि जो सन रेज आपकी थी। इन मुद्राओं में यूनानी प्रभाव भी दिखता है, यानी कि ग्रीक प्रभाव भी इसमें दिखता है। तो साफ पता चलता है कि शायद इनको ग्रीक्स के बारे में भी पता था। जो सेकंड टाइप ऑफ आपका कॉइन्स है वो है अल्मोड़ा की। ये हमें अल्मोड़ा से मिली, इसलिए अल्मोड़ा प्रकार रखा गया है। और ये आपकी ताम्र धातुओं की थी। इन मुद्राओं का जो वजन नापा गया है वो 190 से 327 ग्रेन की है। अल्मोड़ा की मुद्राएं में क्या मुद्राएं मग, भत्स, शिवदत्त, शिवपालित, हरदत्त आदि शासकों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, यानी कि स्क्रिप्शन मिलता है। ये मुद्राएं ब्राह्मी लिपि यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। और इन कॉइन्स पर क्या आपका हमको फोटो मिलती है, वृत्त है, कुबड़ा बैल है, वेदी है, छत्र है, लंबवत है, रेखाएं यानी कि पैरल जो है, परपेंडिकुलर, नंदी पाद हो गया, नाग हो गया, मानव आदि की मूर्तियां मिलती हैं। और बच्चों आखिरी टाइप ऑफ जो आपके कॉइन्स थे दैट वाज छत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन। और इन मुद्राओं पे देखो क्या लिखा हुआ था, भगवत छत्रेश्वर महात्मन उत्कीर्ण, यानी कि प्रिंटेड है। ये 131 ग्रेन से 291 ग्रेन तक की होती थी। इन मुद्राओं पर कुषाण प्रभाव दिखता है, क्योंकि इनके बाद कुषाण ही आए थे। तो इन मुद्राओं पर देखो फोटो किसकी मिलती है, चतेश्वर कॉइन्स पर। धारी शिव है, त्रिशूल दाहिने हाथ में है, और परशु फिर बाएं हाथ कमर पर रखे हुए उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त इनमें मृग है, वृक्ष है, चैत्य है, त्रिभुजाकार चिन्ह है भी मिलता है। और इन मुद्राओं में ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट है उसका यूज हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे छत्रेश्वर कॉइन्स में किसका स्क्रिप्ट हुआ है, तो आपने याद रखना है ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इसमें हुआ है। ठीक, ये जो आपके उपयुक्त प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त क्या मिली हमें और जगहों से भी कॉइन्स मिले, जैसे कि मैंने बताया था इसकी पहली स्लाइड में कि देहरादून, बेहट और भैड़ा गांव से भी हमें इसके कॉइन्स मिले हैं। और जैसे बताया कि इस पे कुषाणों का क्या मिलता है, हमें इफेक्ट मिलता है, और ये सारे चित्र जो हैं इसमें हमको मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा।